हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंडिया पार्टनरशिप एक्ट। और इंडिया पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 28 और सेक्शन 30 एंड 32 कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, 44। इन सब सेक्शन को हम आज कवर करने वाले हैं। सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस हैं जो आज मैं इस वाले वीडियो में करूँगी। मे बी पूरा कंप्लीट ना भी हो पाए, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। बट पार्टनरशिप एक 1 और 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वही हम पढ़ेंगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो यही है अभी। चलिए सेक्शन 28 करते हैं। सेक्शन 28, एज यू नो, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दी होल्डिंग आउट। सेक्शन 28 जो है होल्डिंग आउट के बारे में बात करते हैं। और होल्डिंग आउट आपने कहीं कितनी बार टीपी में पढ़ रखा है आपने। और पार्टनरशिप तो है ही, कंपनी का ही, कंपनी एक्ट में भी कहीं ना कहीं ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो होल्डिंग एक्ट जो है सेक्शन 28 में है इंडियन पार्टनरशिप के। और इसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इन फ्यूचर कभी किसी भी लॉ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो दे कैन ईजिली अंडरस्टूड द लैंग्वेजेस, ठीक है। सो सेक्शन 28 इज टॉकिंग अबाउट होल्डिंग आउट। व्हाट द सब क्लॉज 1 इज टॉकिंग अबाउट। सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है और सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें टोटल 2 सब क्लॉजेस हैं। फर्स्ट में ये बोला गया है कि कोई भी एनीवन, कौन, एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, कोई भी कोई भी एक बाहर आउटर या फिर कहीं का भी कोई एक पर्सन है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, ओरली और इन रिटन फॉर्म, और बाय कंडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों फॉर्म है यहाँ पे, तीनों फॉर्म दिए हुए हैं, बाय स्पोकन, रिटन एंड कंडक्ट, ठीक है। अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोकन के थ्रू, रिटन के थ्रू और बाय कंडक्ट के थ्रू। ये तीनों दिया है इसमें और तीनों क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में PYQ को देखेंगे, आप चेक करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि स्पोकन, रिटन और कंडक्ट, और ओनली स्पोकन और रिटन, और में रिटन और कंडक्ट। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बेयर एक्ट्स में पूछे गए हैं अलग अलग प्रोविजंस को लेके। तो मोस्टली डाउट होता है स्टूडेंट को, वो कंडक्ट पे नहीं जाते। तो यहाँ पे स्पोकन, रिटन और कंडक्ट तीनों वर्ड यूज़ किया गया है। कोई पर्सन, एनीवन, वो रिटन के थ्रू या फिर बोल के या फिर कंडक्ट के थ्रू अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। हिमसेल्फ, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और नोइंगली, जानबूझ के, परमिट हिमसेल्फ टू बी अ रिप्रेजेंटेड, अपने आप को ऐसा शो कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मैं यहीं का ही पार्टनर हूँ, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी ये पार्टनर, तो ये पर्सन कैसा होगा, आगे हम क्या पढ़ते हैं, टू बी रिप्रेजेंटेड, टू बी अ पार्टनर इन द फर्म इज लाइबल एज अ पार्टनर। तो वो अगर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है इन 3 फॉर्म में, इंटेंशनली, इन नॉलेज फॉर्म में, मतलब नॉलेज को नॉलेज है, फिर भी अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ मैं यहाँ, जानबूझ के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ उस फॉर्म का। तो वो पार्टनर जो है ना वो लाइबल होगा इन दैट फॉर्म। अगर उस फॉर्म में कुछ भी होता है, उस फॉर्म के अंदर कोई भी इंसिडेंट होते हैं, कहीं की लाइबिलिटीज, क्रेडिट कुछ भी होता है, तो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। टू एनीवन हु, firm to anyone who has on the faith of any such representation give credit to the firm। उस इंसान के रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी तीसरे इंसान ने, आउटर ने, क्रेडिट दे दिया है फर्म को, या फिर उस थर्ड पर जो बाहर, जो आउटर जो क्रेडिटर था, उसने, उसको ऐसे लगा कि हाँ ये भी उसका पार्टनर है और उसने फर्म को कोई क्रेडिट दिया है। तो फर्म, जो फर्म है, अगर वो इन फ्यूचर लाइबल होती है तो वो पार्टनर भी इंक्लूड उसमें माना जाएगा। अंडरस्टूड। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू अ पार्टनर
डज और डज नॉट नो। अब जिसने अपने आप को कहा था, द पर्सन हु इज होल्डिंग आउट, वो पर्सन जो है अपने आप को जब रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको चाहे पता हो या ना पता हो, ठीक है, कि इस फर्म में लाइव इतनी सारी क्रेडिट इसके फर्म को क्रेडिट दिया गया है, लिया गया है, या फिर कुछ भी लाइबिलिटीज़ हो रही हैं, उसको नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। अब मे भी जो भी हो, बट उसने अपने आप को जब रिप्रेजेंट किया तो उसकी ड्यूटी थी, उसको पता लगाना चाहिए कुछ ऐसा हो भी सकता है, उसकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए थी, बट उसने कुछ भी पता नहीं किया, या कुछ ऐसे इन फ्यूचर लाइबिलिटीज़ आती हैं, रेज होती हैं, तो वो भी लाइबल होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता इन फ्यूचर कि ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था, मुझे नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि ये फर्म जो है इतनी ऐसी वैसी है, क्रेडिट है उसके ऊपर, ये लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ पार्टनर तो वो लाइबल होगा, कोई भी फ्यूचर डेप्ट होगा अगर। तो यहाँ पे ये लिखा है वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंट टू अ पार्टनर, डज और डज नॉट नो, चाहे उसको नॉलेज हो या ना नॉलेज हो, कि उसके रिप्रेजेंटेशन से क्रेडिट लिया जा रहा है, दिया और लिया जा रहा है कहाँ पे, फॉर्म में, ठीक है। उसी के रिप्रेजेंटेशन की वजह से एक जो थर्ड पर्सन है क्रेडिट दे रहा है फर्म को। इसमें ही सिंपल सी बात यही लिखी हुई है, मैं जानबूझ के उसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस लास्ट लाइन की वजह से मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये ए है, बी और सी, ये पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, ये एक पूरा पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक डी आया, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ई को। ई कौन है, क्रेडिटर। ये अपने आप को, ये जो थर्ड, ये डी है, इसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है आई एम आल्सो पार्टनर, किसको, इसको। ई ने क्या किया, इसको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो है पार्टनर है, इसको ऐसा लगता है, और ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हिमसेल्फ एज पार्टनर ऑफ फर्म, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये क्या है, ये है होल्डर है, ठीक है, ये होल्डर है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई को ऐसा लगता है कि हाँ ये भी इसका पार्टनर है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा है जिसकी इसके विश्वास पे, ऑन हिज बिलीफ, और ऐसे इसके बिहाफ पे इसने फॉर्म को कोई क्रेडिट दे दिया। क्या दे दिया, क्रेडिट, ठीक है, फॉर्म को क्रेडिट दे दिया। इन फ्यूचर कोई भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो ये सारे लाइबल होंगे, ऑल लाइबल। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि कब पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर लाइबल होता है, कब ऑल द पार्टनर्स लाइबल होते हैं, अलग प्रोविजंस में दिए, बस ये इतना ही समझाना है इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पे इसको चाहे नॉलेज हो या ना नॉलेज हो कि मेरे वजह से, मेरे रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पे ये लोन दे रहा है, ठीक है, बस इतना ही था। नेक्स्ट हमारा जो है क्लॉज 2, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड, यहाँ पे डेथ के बारे में बात किया जा रहा है कि आफ्टर पार्टनर्स के डेथ, जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, बिजनेस अगर कंटिन्यू चल रहा है, पुराना बिजनेस ओल्ड फर्म के नेम पर ही, द कंटिन्यू यूज ऑफ दैट नेम और डिसीज पार्टनर नेम एज, अगर आप कंटिन्यू, वो फर्म कंटिन्यू चल रही है, अभी तक उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया है, जो पहले जो पार्टनर्स, जिसकी पार्टनर्स की डेथ हो गई बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन लोगों ने कंटिन्यू उस फर्म को उसी नेम से कंटिन्यू कर रहे हैं, द कंटिन्यू यूज ऑफ दैट नेम, उस नाम को भी सेम यूज़ कर रहे हैं, और द डिसीज पार्टनर नाम भी यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी मर गया है फिर भी ए बी सी ही चल रहा है फर्म का नेम, और उस पार्टनर का नाम सी को भी यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाँ ये भी इस पे पार्टनर है, इवन ही वॉज राइट, उसकी डेथ हो चुकी है, एज अ पार्टनर, एज अ पार्ट देयर ऑफ shall not itself make his, as as a part thereof,
इसकी वजह से जो लाइबिलिटीज़ है किसकी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उसके एलआर की नहीं रहेगी। अब यहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं, क्या उस अब यहाँ पे कंडीशन जो रिटायरमेंट जो डिसीज पार्टनर है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे रिटायर पार्टनर की बात की जा रही है। ठीक है, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो जो डिसीज पार्टनर है उसके एलआर्स की लाइबिलिटी अब नहीं रहेगी, ना ही उसकी प्रॉपर्टी की। किसके लिए? इन फ्यूचर कोई भी एक्ट किया जाता है फर्म में आफ्टर हिज डेथ। समझ में आ गया? इसको हम एक बार फिर से डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। सब क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट सी दिस। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला पहले, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ ए, बी और सी थे, इस फर्म का नाम था। अब क्या हुआ, सी की डेथ हो गई है, ही इज डिसीज्ड पार्टनर मतलब जिसकी डेथ आती है उसको डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। अगर वो रिटायर है तो रिटायर नाम यूज़ किया जाएगा, अगर वो मर गया तो उसके लिए डिसीज्ड यूज़ किया जाएगा। ये डिसीज पार्टनर है। कौन बचा? ए और बी बच गए। अभी भी इन फ्यूचर इन्होंने इसी फर्म के नेम को कंटिन्यू किया है, फर्म के जो ओल्ड नेम है ना वो कंटिन्यू किया हुआ है इवन आफ्टर डेथ ऑफ सी। ठीक है, सी के डेथ के बाद भी। अब क्या हुआ इसकी वजह से, अगर इन फ्यूचर बाय एक्ट ऑफ फर्म की एक्ट की वजह से कोई भी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, लाइबिलिटी अराइज होती हैं फर्म में, ठीक है, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टनर्स और फर्म, तो उसमें नॉट लाइबल कौन? प्रॉपर्टी ऑफ सी कौन है? डेथ पार्टनर। एंड जो एलआर थे उनके वो भी नहीं लाइबल होंगे। तो यही मेन पॉइंट है। अगर इन फ्यूचर डिसीज पार्टनर के, अगर वो फर्म का नाम कंटिन्यू करते हैं, डिसीज पार्टनर हो चुकी है बट ओल्ड फर्म के नेम पर अभी भी फर्म चल रहा है कंटिन्यू, तो इन फ्यूचर कोई भी लाइबिलिटीज होती हैं बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज पार्टनर, तो यहाँ पे लोग लाइबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ये दिया और कुछ नहीं दिया इसमें। तो सेक्शन 28 यही एक्सप्लेन कर रहा है, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू इन द ओल्ड फर्म नेम एंड कंटिन्यू। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। यूज द नेम और डिसीज पार्टनर नेम एज द ऑफ सेल नॉट बी, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। कैन बी यूज्ड? नो। क्यों? क्योंकि डिसीज पार्टनर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड आप सेक्शन 32 पढ़ो। 32 किसके बारे में बात करते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, 32 इज टॉकिंग अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। अ पार्टनर मे रिटायर, वहाँ पे डेथ हो चुकी थी, यहाँ पे डेथ की बात नहीं कर, रिटायरमेंट की बात की जा रही है, वेरी स्पेसिफिक। वहाँ पे डेथ की बात की है, जब डेथ की बात होगी तो लाइबिलिटीज नहीं रेज्ड होंगी, बट अगर इन फ्यूचर उसी सेम को यूज़ किया जा रहा है नेम को, बट अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया है तो उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात करें, सेक्शन 32 में दिया गया है, अ पार्टनर में रिटायर, पार्टनर जो है रिटायर हो गया है और हो सकता है, हाउ ही कैन बी रिटायर? बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स। ऐसा लगता है उसको रिटायरमेंट होना है तो कंसेंट ले सकता है ऑल अदर पार्टनर्स के, और रिटायरमेंट अपने आप ही ले सकता है। सेकेंड बोल रहा है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ऐसे कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि हमारा ये पर्टिकुलर पर्पस है, स्पेसिफिक चीज़ हो जाएंगी, फिर हम अपने आप को रिटायरमेंट, मतलब ये पार्टनर रिटायर हो सकते हैं, ये खुद रिटायर हो जाएंगे, तो ये इसमें दिया पर्टिकुलर एग्रीमेंट था, ये काम कर लूँगा, इसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म, मेरी जॉब खत्म, वो कुछ ऐसा हो।
या फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कि एट विल हो, कि जब मर्जी आप जा सकते हो, पार्टनर चाहे जब भी खुद के विशेष से अपने आप को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट विल है। कब, ये भी आएगा क्वेश्चन पीटी में। गिविंग द नोटिस इन राइटिंग, नोटिस देने के बाद टू ऑल द अदर पार्टनर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नोटिस देना जरूरी है? इन पॉइंट्स को अलग से अगर लिख लिया जाए तो यहाँ से प्री के क्वेश्चंस कटेंगे नहीं। जहाँ पे नोटिस की बात की जाए कि नोटिस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे रिटायरमेंट हो रही है तो आपको नोटिस देना जरूरी है। आप चले गए, वो पता ही नहीं किसी को, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इन फ्यूचर लाइबिलिटीज झेलनी पड़ेगी। आप डिसीज पार्टनर नहीं हो, यू आर रिटायर पार्टनर, यू आर अलाइव स्टिल। इसीलिए सब क्लोज टू इज टॉकिंग अबाउट अ रिटायर पार्टनर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसी को ही हम पढ़ रहे हैं। अ रिटायर पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटीज। एक रिटायर पार्टनर जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है किसी भी लाइबिलिटीज से और किसी थर्ड पर्सन के। फॉर एक्ट ऑफ फर्म, अगर इन फ्यूचर कोई फर्म का क्या काम होता है बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट। मतलब एक थर्ड रिटायरमेंट पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है किसी भी लाइबिलिटीज से। किस लाइबिलिटी से? टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। कोई भी थर्ड पार्टी के लिए कोई भी काम किया गया था, कोई भी लाइबिलिटीज रेज हो रही थी जब ये रिटायर नहीं हुआ था उससे पहले। बाय एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट से रिटायरमेंट हुआ था, रिटायरमेंट बाय एग्रीमेंट, उनका कुछ ऐसा कंडक्ट था, लाइबिलिटीज थी थर्ड पार्टी के थ्रू फर्म में, मेड बाय हिम विथ सच थर्ड पार्टी। एग्रीमेंट के थ्रू थर्ड पार्टी से कुछ बातें हुई थी, कुछ लाइबिलिटीज रेज्ड हुई थी, उसने किया था फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नेम पे। एंड द पार्टनर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म and such agreement may be implied by course of dealing between the such third party and reconstitute firm after he had knowledge of the retirement। क्या है दीदी को?